किसने, ओ लेवल्स में? जी हमारी टीचर ने बताया था। अच्छा अच्छा, हाँ वो कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले उससे वही ना, इमोबिलाइजेशन का टर्म क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी, उसी बैकग्राउंड के अंदर तो बात कर रहे हैं। ये टीचर ने ये भी बताया था, तो क्या बात है आपकी? नहीं नहीं, सिर्फ उन्होंने छोटा सा बताया। जाहिर बात है, अब हर हर टीचर हमारे जैसा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, अच्छा फरजा ने इस पे नहीं बोला जी, बिल्कुल बेचारे अब्बास भाई ने गवाही दी कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। चलो चले नहीं, बात। बोलने वाली थी। अच्छा छोड़ो यार, लड़कियां बस ना ऐसी होती हैं, बस वो तुमने वैसे ही बता दिया अपने बेनिफिट के लिए, जहां भी जाए जो होगा कर लोगे। खैर अभी समझो, अब जो हमने लैक्टेज डाल के अपना लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोड्यूस कर लिया, मिल्क तो मिल गया, लेकिन इसमें कई सारे नेगेटिव है। पहला नेगेटिव ये है कि जो लैक्टेज आपने डाला वो लैक्टेज दूध में ही रह जाएगा, क्योंकि वो तो मिक्स हो गया था, सॉल्युबल था, डिसॉल्व हो गया था, तो उस लैक्टेज वो दूध में ही रहेगा। और जब वो दूध में ही रहेगा तो हम इसको कहते हैं कि भाई लैक्टेज की जरूरत तो दूध में नहीं थी, तो उसका मतलब है कि अगर अभी भी वो दूध में रहा तो वो दूध को कंटेमिनेट कर सकता है, दूध की कंटेमिनेशन का सबब बन सकता है, वो एंजाइम जो है वो दूध की कंटेमिनेशन का सबब बन सकता है अगर मुसलसल वो लैक्टेज में मिल्क में रहा। तो पहली चीज कि दूध में जब आपने लैक्टेज ऐसे डाला, वो डिसॉल्व हुआ, उसने अपना काम कर दिया, मिल्क आपने निकाल लिया, मिल्क तो लैक्टोज फ्री हो गया, लेकिन उसमें लैक्टेज स्टिल शामिल है जो दूध को कंटामिनेट कर सकता है, नंबर वन। अब गिनते जाना, कंटेमिनेशन का चांस है। दूसरा, अगर आप कंटेमिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर लैक्टेज को निकालना पड़ेगा वापस। अब जो सॉल्युबल चीज है जो डिसॉल्व हो चुकी है उसे निकालने का तरीका आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। भाई पढ़ा था कि सॉल्युबल चीज को कैसे निकालते हैं, बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। भाई मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जी सर। तो पहली चीज, जो पहला नेगेटिव है वो क्या है कि लैक्टोज प्रेजेंट जब रहेगा तो लैक्टेज कंटेमिनेशन हो सकती है। पॉजिटिव तो हमें समझ में आ गया कि लैक्टोज फ्री मिल्क मिल गया, लैक्टेज कंटेमिनेशन हो सकती है। दूसरा क्या है कि अगर लैक्टेज निकालना है तो पूरा अब इंडस्ट्रियल लेवल पे एक अलग प्रोसीजर डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ लैक्टेज, इफ नहीं बल्कि सेपरेट प्रोसीजर ऑफ crystallization will be needed to separate lactase। इससे क्या नेगेटिव होगा? अगर आपने कर भी लिया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? जी सर। जी। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस गिर जाएगी। फिर मान लें कि आपने अलग नहीं किया तो लैक्टेज कंटेमिनेशन हो जाएगा। और अगर आपने अलग कर भी लिया और कॉस्ट लगा भी ली तो वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाएगा। फिर इसी तरह जो लैक्टेज आप डिसॉल्व कर देते हैं, जब आप उसे क्रिस्टलाइजेशन से अलग भी कर रहे होते हैं, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि क्रिस्टलाइजेशन से 70% सॉल्यूट तो वापस आ जाता है, लेकिन 30% उस वक्त भी बाकी रहता है, और उसको निकालने के लिए इवेपोरेशन टिल ड्राइनेस करनी होती है। अब ये थोड़ी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर। ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि अगर आप क्रिस्टलाइजेशन से किसी सॉल्यूट को वापस बाहर निकालते हैं तो 70% ऑफ द सॉल्यूट तो उससे बाहर आ जाता है, 30% उसके बावजूद भी रहता है, और अगर उसको भी निकालना है तो इवेपोरेशन टिल ड्राइनेस करनी होती है। अब अगर यहां पर हम वो करेंगे इवेपोरेशन टिल ड्राइनेस का मतलब क्या हुआ? सारा दूध इवेपोरेट करना पड़ेगा। सादा दूध इवेपोरेट कर दिया तो फिर दूध ही जाया हो गया, और अगर इवेपोरेट करके उसको कलेक्ट कर लिया तो फिर उसको डिस्टिलेशन से वापस दूध में कन्वर्ट करना होगा, तो मतलब बेतुकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप अल्टीमेटली क्या है कि अगर आपने लैक्टेज क्रिस्टलाइज करके बाहर भी निकाल लिया तब भी सारा लैक्टेज बाहर नहीं आएगा, और every time more lactase will be required, या न्यू लैक्टेज, जो लैक्टेज जाया हो रहा है वो दोबारा दोबारा आपको रिक्वायर होगा।
ठीक है भाई। तो ये सारे नेगेटिव्स हैं इस प्रोसेस के थ्रू लैक्टोज फ्री मिल्क बनाने के। आर वी क्लियर अबाउट द नेगेटिव ऑफ ऑल दिस प्रोसेस? Yes, sir. अब मेरे बच्चे, अब आता New है इस, lactase will be required. You will. जी जी, अब आता है बेटा कॉन्सेप्ट इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का। अब आपको बात, चूंकि अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, तो अब आपको इंशाल्लाह इसका सलूशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो आपको उसका सलूशन भी अब बहुत इजीली समझ में आएगा। इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का क्या मतलब है या कैसे होती है, सब सिखाऊंगा आपको। बेटा इमोबिलाइजेशन का मतलब है, देखो ये सारे मसले इसलिए पैदा हो रहे थे कि जो एंजाइम था वो सॉल्युबल था और वो पूरा डिस्पर्स होकर डिसॉल्व हो गया था। हमने क्या किया कि एंजाइम को, मान लें कि ये लैक्टेज एंजाइम है, या चले ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ना एंजाइम, तो मान लें कि ये लैक्टेज एंजाइम है, तो हमने क्या किया कि लैक्टेज एंजाइम को कवर कर दिया, लैक्टेज एंजाइम को कवर कर दिया इनसॉल्युबल बीड से, इनसॉल्युबल एल्गिनेट बीड। मैं आपको प्रोसीजर भी बताता हूं कैसे बनती है। मान ले मेरे पास लैक्टेज था, मैं क्या करता हूं, लैक्टेज को मिक्स करता हूं सोडियम एल्गिनेट में, ये रेसिपी बता रहा हूं, सोडियम एल्गिनेट में जो प्रोडक्ट बनता है, उससे प्रोडक्ट को मैं रिएक्ट करा देता हूं कैल्शियम क्लोराइड से, तो मेरे पास फाइनली बनती है कैल्शियम एल्गिनेट एंजाइम बीड्स। समझना, लैक्टेज और सोडियम एल्गिनेट ये दोनों सॉल्युबल हैं, यानी जब लैक्टेज को मैं सोडियम एल्गिनेट के मिक्सचर में डिसॉल्व करता हूं वो डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद जब मैं इस प्रोडक्ट का रिएक्शन कराता हूं कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो ये जो यहां मैंने आपको कैल्शियम एल्गिनेट बीड्स लिखे हैं, ये है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ये बिल्कुल तस्बीह, जैसे तस्बीह होती है, तस्बीह के दानों की तरह ये बीड्स बन जाती हैं। और इन बीड्स के अंदर, जो मैंने डायग्राम में भी शो किया, इन बीड्स के अंदर सेंटर में, यहां मैं दोबारा बना देता हूं, कि मान ये एंजाइम आ गया और सराउंडेड बाय इनसॉल्युबल बीड, ये कैल्शियम एल्गिनेट का कवर है, कैल्शियम एल्गिनेट का बीड है और ये एंजाइम है। तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्या हुआ कि वो एंजाइम जो फ्री था, देखो पहले जो एंजाइम में डायरेक्टली डाल रहा था ना, इससे हम कहते हैं फ्री एंजाइम, क्योंकि ये फ्री टू मूव था, खुद ही मूव करके इधर से उधर, ये फ्री लैक्टेज था। यहां पर मैंने क्या किया, उस लैक्टेज को कंटेन कर दिया एक बीड के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है सबको? लैक्टेज को कंटेन कर दिया इस बीड के अंदर, ताकि अब ये इस बीड से बाहर, बोलो भाई, नहीं आ सकते। नहीं बात। जी सर। तो आपने क्या किया, लैक्टेज की मूवमेंट को रोक दिया, तो अब ये जो लैक्टेज है ये क्या कहलाएगा, इमोबिलाइज्ड। क्या कहलाएगा कि हमने लैक्टेज को क्या कर दिया, इमोबिलाइज कर दिया वाया कैल्शियम एल्गिनेट बीड। क्या ये बात समझ में आती है यहां तक? जी सर। अब लिसन वेरी केयरफुली, आपने ऐसी बीड्स तैयार कर ली, अब देखो वही प्रोसीजर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। ये हमारे पास इंडस्ट्री में कंटेनर मौजूद है, ये उसके एंड पर टैप लगा हुआ है, ठीक है जी। और मान लेते हैं कि यहां से हमने मिल्क एंटर करना है, ये आ रहा है लैक्टोज कंटेनिंग
मिल्क, और कंटेनर में हमने पहले से भर दी है फरजा, आयशा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या बात? जी जी सर। अब जी सर। मैंने क्या किया, यहां से मिल्क पोर करना शुरू किया। अब जब मिल्क आएगा तो एंजाइम डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं हो रहा इसमें, नंबर वन। मिल्क क्या करेगा, स्लोली और ग्रेजुअली सीप इन करेगा बीड्स के थ्रू। स्लोली और ग्रेजुअली क्या करेगा, सीप करेगा, डिसॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि बीड तो इनसॉल्युबल है। सीप, जैसे दीवार पे देखा है आपने, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो तो सीपेज आ जाती है, स्लोली और ग्रेजुअली वो क्रॉस करता है। बिल्कुल उसी तरह स्लोली और ग्रेजुअली जो मिल्क है वो सीप इन करेगा थ्रू बीड्स। बीड से भरा हुआ है पूरा, और मिल्क आपने इसमें भर दिया ब्लू। अब जब वो सीप इन करके अंदर आएगा तो अंदर कौन है, बोलो भाई, अंदर कौन है, लैक्टेज। अब लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टेज। जैसी मिल्क उस तक पहुंचेगा, लैक्टेज तो अपना काम करेगा। वो क्या करेगा, उस मिल्क में मौजूद लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा। जब वो ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो चूंकि पीछे से मिल्क मजीद सीप इन कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट है वो सीप आउट करके बाहर निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? जो प्रोडक्ट है वो सीप आउट करके, सीप इन और सीप आउट है, मिल्क सीप इन करेगा और ग्रेजुअली प्रोडक्ट जो है वो सीप आउट करके बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस स्लो तो है, लेकिन आप क्या करेंगे, मिल्क डाल के छोड़ देंगे एक एस्टिमेटेड टाइम के लिए, प्रोडक्ट सीप आउट कर जाएगा। यहां तक के एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद हम जब आपने एस्टिमेट किया हुआ होता है, कैलकुलेट किया हुआ होता है कि भाई कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा, उस एस्टिमेटेड टाइम के बाद जब आप नीचे वाला टैप ओपन करेंगे तो अल्टीमेटली जो मिल्क आपको यहां से कलेक्ट होगा वो लैक्टोज फ्री मिल्क होगा, और जो लैक्टेज है वो स्टिल बीड में ही कंटेन रह जाएगा, और इन बीड्स को दोबारा से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। तो लैक्टोज कहाँ चला जाएगा फिर, वो जो निकल रहा है? ब्रेक हो गया ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और वो मिल्क के साथ ही निकल जाएगा। वो तो पहले भी ब्रेक ही हो रहा था। तो इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज नंबर वन क्या हुआ कि ये बीड्स आर रीयूजेबल। क्या ख्याल है? जी यस बिल्कुल। सर। फिर लेकिन इसमें सीपेज तो, होगी अब, तो हाँ ये वो बोलो बोलो। उसकी वजह से कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डैमेज तो होगा। नहीं हो जाएगी नहीं नहीं, कुछ कोटिंग? नहीं नहीं नहीं, इनसॉल्युबल कोटिंग है, नहीं मिक्स होगी भाई। नो नीड टू सेपरेट एंजाइम फ्रॉम मिल्क, यस और नो? यस सर। जी। No need to isolate lactase from bacteria every time. जब रीयूजेबल है तो बार बार बैक्टीरिया से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा? जी सर। होगा। ये इसके सिलेक्टिव एडवांटेज है। कोई डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस का? टाइम कंज्यूमिंग है। Very good. The only disadvantage of this process is that it's टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। पहले के मुकाबले में जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर, चूंकि सीप इन और सीप आउट पे आप डिपेंड कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग जाएगी एज कंपेयर टू द जैसे हम पहले कर रहे थे। वो जल्दी हो जाता था, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। ये प्रोसेस स्लोली और ग्रेजुअली होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा, ज्यादा यानी अगर एक चीज पहले 2 घंटे में हो रही थी तो ये 6 घंटे में होगी। लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड एडवांटेजेस हैं वो इस प्रोसेस को आइडियल बना देते हैं कि हम टाइम पर कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन बाकी चीजों पर हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है। समझ में आई? इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम और उसके लैक्टोज फ्री मिल्क में कैसे उसका रोल है। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं, बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको आज मिल रहे हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, उसमें इमोबिलाइज एंजाइम्स का बहुत अहम रोल है।
क्लियर है बच्चों? यस सर। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई जुम्बिश तो नहीं है? नहीं। वो इवेपोरेटेड मिल्क यही होता है? क्या चीज? इवेपोरेटेड मिल्क? नहीं, इवेपोरेटेड मिल्क तो अलग चीज होती है। ये तो अभी तो बताया, लैक्टोज फ्री मिल्क है भाई। लैक्टोज फ्री मिल्क पे लिखा होता है लैक्टेज फ्री मिल्क। वालिद सब ये इवेपोरेटेड मिल्क यूज करते हैं। हाँ, इवेपोरेटेड मिल्क यूज करते हैं वो। तो वो होगा ना, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट ज्यादा होगी और पानी और दीगर फैट्स कम होंगे। उसके आप पीछे लिखा होता है ना इंग्रेडिएंट्स कॉम्पोजिशन, पढ़ लीजिएगा, माशाल्लाह पढ़े लिखे तो हैं आप। जी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो लैक्टोज फ्री भी हो, लिखा होगा, लेकिन जो सिर्फ लैक्टोज फ्री मिल्क होगा उसमें मेंशन होगा कि वो लैक्टोज फ्री है। भाई क्वाइट पॉसिबल ना कि मैं दूध में से लैक्टोज भी अलग कर लूं और उसके अलावा उसका जो वाटर कंटेंट है वो भी रिड्यूस कर लूं और फर्दर कुछ और न्यूट्रिशंस भी रिमूव कर लूं। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक मिल्क जो आपके घर पे आ रहा है वो इवेपोरेटेड भी हो, लैक्टोज फ्री मिल्क भी हो। क्या ख्याल है आयशा कामरान? फिर वो पहले वाले मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट किया होगा। जी है। क्या 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 कौन से पहले मतलब? क्या बोलो, दोबारा बोलो। शुरू में जो आप कह रहे थे कि ये वाला इफेक्टिव नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और नहीं वो तो बेटा मैंने बैकग्राउंड समझाया तुम्हें। वो अब क्यों यूज करेंगे जब पता है उसके इतने डिसएडवांटेज, तो यूज ही क्यों करेंगे? इवेपोरेटेड मिल्क वो नहीं होता वही वाला? वो बेटा इवेपोरेटेड मिल्क तो मैंने आपको बताया ना, इवेपोरेटेड मिल्क का टर्म हम उस मिल्क पे अप्लाई करते हैं जिस मिल्क जो गाढ़ा मिल्क हो, जिसमें से कुछ मेजर फैट हटा दिया गया हो, कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स एडजस्ट किए गए हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट की गई हो, उसको आप इवेपोरेटेड मिल्क कहेंगे। ठीक। अच्छा जी, चूंकि अब चैप्टर हो गया है खत्म और ये आपको नोट्स की एक डायग्राम भी नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना? ये लैक्टोज फ्री मिल्क के बारे में जो मैंने आपको बताया वो सब आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अब जरा कुछ क्वेश्चन है रैंडमली, वो बस 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि देखते हैं कि आपको कितना याद है। जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 3 कैटेगरीज होंगी। इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 करके होंगे डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। चले, which statement would be true regarding action of all enzyme inhibitors? all enzyme inhibitors का वर्ड है, इनहिबिटर अभी पढ़े हैं। bind to the active site of enzyme, क्या सारे इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं? नहीं। नहीं। cause a change in the tertiary structure of an enzyme, क्या सारे इनहिबिटर्स एंजाइम के टर्शियरी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं? नहीं। ठीक है ना? रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, क्या स्पीड को तमाम इनहिबिटर रिड्यूस करते हैं? यस बिल्कुल। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्वेश्चंस नहीं है, ये वो जगह है जहां मैं पढ़ाता हूँ। सर आप नोट्स कब भेजेंगे? यार जब मेरे पास जब यहाँ से निकल जाएगा ट्रैकिंग आईडी तो मैं आपको बता दूंगा लाजमी, उसके बाद ही मैं आपसे पूछता रहूंगा। द ग्राफ शोज द रेट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन विद इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन मल्टी। अब देखो ये सवाल देखो, कुछ नया सा लग रहा है। ग्राफ शोज द रेट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है और एंजाइम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माल्टेज, माल्टेज क्या है? एंजाइम है। विद इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माल्टेज, माल्टेज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज भी बढ़ती जा रही है। ये ग्राफ समझ में आता है? जी। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर पढ़ा था ना, मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन मिलेगी वहां पर भी। जी। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। टू गेट द ग्राफ विद अ लीनियर कोरिलेशन लाइक दिस, व्हिच प्रोसीजर वुड नॉट बी नेसेसरी? अगर आपको ऐसा ग्राफ ही चाहिए तो कौन सा प्रोसीजर नेसेसरी नहीं होगा? नंबर 1, इंश्योर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ensure there is sufficient maltose available, ensure pH remain constant, ensure sufficient glucose is available. बी होना चाहिए शायद। क्या होना चाहिए? आसान है ये भाई। टेम्परेचर, एंजाइम की एक्टिविटी ऑप्टिमम होने के लिए टेम्परेचर को एक जैसा रहना जरूरी है या नहीं? जी। सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट। अच्छा, पीएच को भी एक जैसा रहना जरूरी है या नहीं?
सही है। अब उसके बाद डी है होगा, डी। बी और डी। अब बड़ा आसान है, ग्लूकोज तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, ग्लूकोज तो प्रोड्यूस, इंश्योर दैट देयर इज माल्टोज अवेलेबिलिटी। जाहिर है माल्टोज होगा तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो माल्टोज क्या होगा, इसका सबस्ट्रेट होगा। मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट अवेलेबल होना लाजमी है, अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा तो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा ना एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ, यस और नो? यस सर। यस। लेकिन सफिशिएंट ग्लूकोज तो प्रोडक्ट है, तो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी नेसेसरी, बोलो भाई। नहीं है। नहीं है। आपको पास पेपर जो P1 का मिलेगा उसमें भी इसी तरह कैटेगरी होगी, ये तो नोट्स के साथ जो चैप्टर के साथ जो क्वेश्चन है वो उसकी एक एग्जांपल है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का सवाल है, हार्ड कैटेगरी में वो सवाल डाले जाते हैं या डाले गए हैं जो जिनके जिनके आंसर्स में जो बच्चों का रिस्पॉन्स है वो लेस देन 50% है, यानी 50% से कम बच्चों ने उस आंसर को ठीक किया है, ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है। अब आपने भी ताजा ताजा पढ़ा है, देखते हैं आप कितना सही करते हैं। द ग्राफ शोज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, व्हिच ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट बोथ विद एंड विदाउट कंपैटिटिव इनहिबिटर। भाई ये तो आसान है, विद और विदाउट कंपैटिटिव इनहिबिटर कौन सा है? सी। हाँ सी। भाई इज एवरीबॉडी क्लियर? ए क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है? ए कि वो मैच नहीं हो रहा, उसका प्रोडक्ट मैच नहीं। ए किसका है? ए नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ है, ठीक है ना? क्लियर है भाई? यस। तो एंजाइम का चैप्टर बेटा यहां पर मुकम्मल तौर से हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।